Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जी आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। पहले प्रीवियस लेक्चर्स में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में हमने अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर पढ़ा कंसेप्ट, और फिर इसका प्रोसीजर पढ़ा हमने फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। जी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज हमने दो कंसेप्ट स्टडी करने हैं। एक है क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, और दूसरा है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर की राइट्स एंड ड्यूटीज क्या हैं? जो पहला कंसेप्ट सीखेंगे आज हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव 8, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अहम ये कंसेप्ट है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव 9 में से क्वेश्चन नहीं सेट हो सकता है, लेकिन ज्यादा अहम हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 8 है, खास तौर पे केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, रिसेंट एग्जाम क्वेश्चंस में इस कंसेप्ट के ऊपर केस स्टडीज आईकैप टेस्ट कर रहा है, तो चांसेस हैं, रीजनेबल चांसेस है कि इस अटेम्प्ट में भी कि इस कंसेप्ट से रिलेटेड आईकैप केस स्टडी सेट कर सकता है, जिसमें हमें डिफरेंट सिचुएशंस देगा वो, और हमसे पूछेगा बताओ इन सिचुएशन में ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्वालिफाइड है या नहीं है, ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है कि नहीं। तो पहले स्टार्ट करते हैं आज का पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव 8। ये हमें बता क्या रहा है? ये कह रहा है देखें ऑडिटर के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि ऑडिटर को अपॉइंट कौन करेगा, और ये भी पढ़ लिया कि उसकी अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या होगा। क्वेश्चन ये है कि क्या कोई भी पर्सन ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है? क्या कोई भी पर्सन ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है, या कि कोई क्राइटेरिया लॉ ने दिया है उस पर्सन के लिए जो ऑडिटर अपॉइंट होने जा रहा है? तो उसका जवाब है बिल्कुल, लॉ ने क्राइटेरिया हमें दिया है, और वो क्राइटेरिया जो है वो एक तरह से नहीं, दो तरह से क्राइटेरिया दिया गया। टू फोल्ड क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, दोनों में फर्क समझिएगा। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया का मतलब है वो चीजें जो कि ऑडिटर में होना जरूरी हैं। डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया का मतलब वो चीजें जो ऑडिटर में ना होना जरूरी है, यानी क्वालिफिकेशन की कोई चीज नहीं है, ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। क्वालिफिकेशन वाली सारी चीजें हैं, लेकिन डिसक्वालिफिकेशन की भी कोई एक चीज है, तो फिर भी वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। क्वालिफिकेशन की सारी चीजों का होना जरूरी है, और डिसक्वालिफिकेशन की सारी चीजों का ना होना जरूरी है। एग्जाम में अगर वो हमसे रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछता है तो आपने ध्यान से क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ना है, डिसाइड करना है कि वो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पूछ रहे हैं या डिसक्वालिफिकेशन। अगर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पूछेगा तो सिर्फ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया लिखेंगे, डिसक्वालिफिकेशन नहीं। अगर वो डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पूछ रहा है तो सिर्फ डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया लिखेंगे, क्वालिफिकेशन नहीं लिखेंगे। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ लीजिएगा, दोनों में फर्क है। अब स्टार्ट करते हैं, पहले क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को समझते हैं। वो कहते हैं तीन तरह की कंपनीज है, एवरी पब्लिक कंपनी आर प्राइवेट कंपनी विद पेड अप कैपिटल ऑफ विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी आर प्राइवेट कंपनी विद पेड अप कैपिटल ऑफ 3 मिलियन आर मोर। इन तीन तरह की कंपनीज का ऑडिट सिर्फ और सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है। फिर से सुन लीजिए, किन तीन तरह की कंपनीज का? एवरी पब्लिक कंपनी, दूसरा एवरी प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, तीसरा एवरी प्राइवेट कंपनी विद पेड अप कैपिटल ऑफ 3 मिलियन आर। इन तीन तरह की कंपनीज का ऑडिट सिर्फ और सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है। और जो इसके अलावा कंपनीज है, इसके अलावा कौन सी कंपनीज है? ऐसी प्राइवेट कंपनी जो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी भी नहीं, उसका पेड अप कैपिटल भी 3 मिलियन से कम है, इसका ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकता है और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी कर सकता है। ये दो लोग कर सकते हैं।
चार्टर्ड अकाउंटेंट भी और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी। इसका मतलब क्या हुआ, क्या कोई लॉयर कभी ऑडिट कर सकता है? नहीं कर सकता। किसी भी तरह की कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। क्या कोई एमबीए वाला ऑडिट कर सकता है? नहीं कर सकता। कभी भी किसी भी तरह की कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। अच्छा, जहन में रखिएगा कि जो हमारा क्राइटेरिया है ये डिफरेंट कंसेप्ट है। किस कंपनी ने ऑडिट करवाना है और किसने नहीं करवाना है, ये डिफरेंट कंसेप्ट है। ठीक है, और ऑडिट करवाना है तो करेगा कौन, ये डिफरेंट कंसेप्ट है। क्या पाकिस्तान में हर कंपनी के लिए ऑडिट कराना रिक्वायर्ड है? इसका जवाब है नहीं। ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से कम है उसके लिए ऑडिट ही करवाना रिक्वायर्ड नहीं। ऑडिट रिक्वायर्ड है कि नहीं, इसके लिए लिमिट है 1 मिलियन। ऑडिट करवाना है तो किससे करवाना है, इस कंसेप्ट के लिए लिमिट है 3 मिलियन। दोनों को आपने मिक्स नहीं करना। ठीक है, तो अगर ऑडिट रिक्वायर्ड है यानी प्राइवेट कंपनी पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से ज्यादा है तो उसके लिए ऑडिटर पॉइंट कौन होगा? क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया हमें बता रहा है। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या कह रहा है? 3 तरह की कंपनीज है, एवरी पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी विद पेड अप कैपिटल ऑफ 3 मिलियन आर। इन 3 तरह की कंपनीज का ऑडिट सिर्फ और सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है, और बाकी की कंपनीज का ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकता है और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी कर सकता है। हाँ, शर्त यह है कि इन्होंने लाइसेंस लिया हो, एक फॉर्मेलिटी होती है। असल चीज तो यही है कि वो सीए होना चाहिए और सीएम में होना चाहिए। हाँ, एक और कंसेप्ट आपको बता दूं कि पाकिस्तान में जो ऑडिटर्स प्रैक्टिस करते हैं, जो ऑडिट करते हैं, वो 3 तरह के हो सकते। जो बेसिकली टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो 3 तरह की है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। ये आपने शायद पढ़ा होगा किसी और सब्जेक्ट में। हाँ जी, अकाउंटिंग में जो आप कोई और बिजनेस करना चाहे तो जो मर्जी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑडिट करना चाहते हैं तो याद रखिए आप सोल प्रोप्राइटर के तौर पे रजिस्टर हो सकते हैं, सर्टिफिकेट ले सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म के तौर पे रजिस्टर हो सकते हैं, सर्टिफिकेट ले सकते हैं, लेकिन कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड नहीं हो सकते एज ऑडिटर। यानी सीए फर्म का मेरे भैया लेक्चर के दरमियान में डिस्टर्ब ना कीजिए। यानी अगर आपको पूछना, कोई भी क्वेश्चन पूछना होता है, आपको पहले भी बताया गया है, दरमियान में टाइम दिया जाएगा। ठीक है, उस टाइम में आप जितने मर्जी क्वेश्चन पूछें। लेक्चर के दौरान में जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो टीचर डिस्टर्ब होता है जी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के तौर पे आप सर्टिफिकेट लेके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं। पार्टनरशिप के तौर पे ऑडिट करवा सकते हैं, लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी के तौर पे अगर आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, फिर बाकी के बिजनेस तो कर सकते हैं, ऑडिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान में लोग ऑडिट कर रहे हैं वो या तो सोल प्रोप्राइटर के तौर पे रजिस्टर्ड है या पार्टनरशिप के तौर पे रजिस्टर्ड है, कंपनी के तौर पे, बॉडी कॉर्पोरेट के तौर पे रजिस्टर्ड नहीं है। ये तो हो गया क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। यहां तक क्लियर है जी? अब कोई क्वेश्चन है तो पूछिए जी। अच्छा, कंपनी के तौर पे क्यों देखिए, वो अभी हम पढ़ेंगे। डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में उन्होंने हमें बता दिया। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में उन्होंने एक टर्म यूज किया, बॉडी कॉर्पोरेट, कि जो फर्म बॉडी कॉर्पोरेट, जो भी ऑर्गेनाइजेशन बॉडी कॉर्पोरेट यानी कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड है, वो डिस्क्वालिफाइड है, ऑडिट नहीं कर सकती, इसीलिए इजाजत नहीं देगी। ये सिर्फ हम जो ये पूरे का पूरा जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, हमारा ये चैप्टर है, ये सिर्फ एक्सटर्नल ऑडिट के लिए, स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए। ठीक है, इंटरनल ऑडिटर के लिए नहीं। वो हमारे लॉ के सिलेबस में शामिल नहीं है, उसके बारे में कोई भी कंसेप्ट हमारे लॉ के सिलेबस में शामिल नहीं है। इसलिए हमें ये भी जानने की जरूरत नहीं कि इंटरनल ऑडिटर होता कौन है। ठीक है जी, एक्सटर्नल जी। और कोई क्वेश्चन जी? वो मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। अभी आपके अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बेसिकली डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेट कर रहे हैं, इसलिए इसको कवर कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्लियर हो गया, यानी वो चीज जो होना जरूरी है। डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के बारे में पढ़ते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया का मतलब क्या है कि वो चीजें जो कि ऑडिटर में ना होना जरूरी है। सबसे पहली चीज वो कहता है शेयर होल्डिंग, यानी क्या एक पर्सन जिसको ऑडिटर अपॉइंट किया जा रहा है, क्या वो कंपनी का शेयर होल्डर हो सकता है? ये बेसिक इशू है।
याद रखिए लॉ में पहले भी शायद ये कंसेप्ट डिस्कस हुआ था, लॉ ने अगर किसी चीज को कंडीशंस के साथ अलाउ किया हो या किसी चीज की एक्सेप्शंस दी हो, तो हम जब कभी कोई लीगल प्रोविजन डिस्कस करते हैं तो उसको स्ट्रेट अवे यस या नो नहीं करते, बल्कि उसे उन कंडीशन या एक्सेप्शंस के साथ मेंशन करते हैं। इसीलिए ये कहना गलत होगा कि एक शेयर होल्डर ऑडिट नहीं कर सकता। असल चीज ये नहीं है, बल्कि लॉ ने कुछ कंडीशन इंपोज किया। कंसेप्चुअली अगर समझना चाहे कंसेप्चुअली तो मतलब यही बनता है कि शेयर होल्डर को ऑडिटर नहीं होना चाहिए, लेकिन लीगली स्पीकिंग वो कहते हैं अगर एक पर्सन के पास किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स हैं और वो अपॉइंट होना चाहता है एज ऑडिटर, तो क्या ऐसे पर्सन को जिसके पास दूसरी कंपनी के शेयर्स हैं क्या अपॉइंट किया जा सकता है एज ऑडिटर? वो कहता है बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन इसकी दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन वो एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट शेयर होल्डिंग को डिस्क्लोज करे, और दूसरी कंडीशन विद इन 90 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट शेयर्स को डिस्पोज करता है। ठीक है, क्या एक शेयर होल्डर को कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है? इसका जवाब है यस, किया जा सकता है। दो कंडीशंस हैं, साथ में लिखना लाजमी होगा वरना आपका क्वेश्चन गलत समझा जाएगा। क्या कंडीशंस है? पहली कंडीशन एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट शेयर होल्डिंग को डिस्क्लोज करे, और दूसरी कंडीशन विद इन 90 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट उसको डिस्पोज करने का मतलब सेल कर दे। ठीक है, अच्छा अब देखें, सम टाइम अगर एग्जाम में सिचुएशन थोड़ी आपको लगे कि मुश्किल हो गई है या उसमें केस स्टडी में दो कंपनीज इन्वॉल्व हो रही हैं, तो इस सूरत में बेहतर होता है कि हम छोटा सा एक स्ट्रक्चर बना लें कि ये हो हमारा ऑडिटर और ये यहां पे क्लाइंट कंपनी जिसका ऑडिटर अपॉइंट होने जा रहे हैं। तो बेसिक प्रोविजन हम क्या पढ़ रहे हैं? शेयर होल्डिंग के। क्या एक पर्सन जो कंपनी का शेयर होल्डर है उसका ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कंडीशंस क्या है? एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट डिस्क्लोज करे, विद इन 90 डेज डिस्पोज करे। लेकिन याद रखें लॉ ने ऑडिटर के साथ इसके कुछ दूसरे रिलेटिव्स को भी कवर किया है। वो किसको कवर किया है? स्पाउस और माइनर चाइल्ड को। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारी प्रोविजन कुछ इस तरह हो जाएगी, अगर किसी पर्सन या उसके स्पाउस या माइनर चाइल्ड के पास शेयर्स हैं कंपनी के, तो वो उस कंपनी के ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हैं, प्रोवाइडेड एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट डिस्क्लोज करें और विद इन 90 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट डिस्पोज कर दें उनको। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद क्लाइंट कंपनी में देखें, जब उसने ऑडिटर को रिलेटिव्स को कवर किया, उसके साथ क्लाइंट कंपनी के रिलेटिव्स को भी उसने कवर किया। कैसे? यहां अब देखें, एक कंपनी के रिलेटिव्स कौन से होते हैं? होते हैं एसोसिएटेड। तो अब हमारी कंप्लीट फाइनल प्रोविजन क्या बने? हमारी फाइनल प्रोविजन ये बने कि अगर कोई पर्सन, अगर किसी पर्सन या उसके स्पाउस, किसी पर्सन या उसके स्पाउस या उसके माइनर चाइल्ड के पास शेयर्स हो, किसके शेयर्स हो? क्लाइंट कंपनी जिसका ऑडिट करने के लिए वो जा रहा है, या उसकी किसी एसोसिएटेड कंपनी के, तो क्या वो अपॉइंटमेंट कर सकता है? यस, प्रोवाइडेड एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट शेयर होल्डिंग को डिस्क्लोज करे और विद इन 90 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट डिस्पोज करे। इसलिए कि 90 डेज का टाइम इसलिए दिया गया कि नॉर्मली ऑडिटर जब अपॉइंट होते हैं वो आपको पता है एजीएम में होते हैं। ठीक है, और एजीएम होती है साल खत्म होने के 4 महीने के बाद। यानी अगर फर्ज कीजिए, मुझे ये बताइए कि अगर किसी कंपनी का ईयर एंड है 31 दिसंबर, तो नॉर्मली उस कंपनी की एजीएम किस महीने में होती है भला? वो अप्रैल में होगी। तो अब ये जो ईयर एंड आ रहा है 31 दिसंबर 2019, बताइए इस ईयर एंड का ऑडिटर अपॉइंट हो चुका है या अभी होना है?
याद रखिए इसका ऑडिटर अपॉइंट हो चुका है, यानी साल के जो जैसे 2019 है, इसमें जो अप्रैल का महीना आएगा उसमें जो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है वो आने वाले साल के लिए है, जो खत्म होगा। वो जो गुजर चुका है साल उसके लिए नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रैक्टिकली अपॉइंटमेंट के बाद भी 4, 5, 6 महीने होते हैं, उसके बाद असल में एक्टिव ऑडिटर का वर्क शुरू होता है। तो उन्होंने 90 डेज की रिलैक्सेशन इसीलिए दी। लेकिन याद रखें ये 90 डेज की रिलैक्सेशन जो है ना, ये एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट के लिए है, अपॉइंटमेंट के बाद के लिए नहीं है। अगर अपॉइंटमेंट के बाद ऑडिटर अपॉइंट हो गया कोई पर्सन, उसके बाद एक दिन के लिए भी शेयर्स खरीदता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। 90 डेज की रिलैक्सेशन किसके लिए है? टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट के लिए, बाद के लिए नहीं। तो ये पहली वाली डिस्क्वालिफिकेशन की कंडीशन क्लियर हो गई। ठीक है, इसमें हमने किन रिलेटिव्स को कवर किया? स्पाउस और माइनर चाइल्ड को। ठीक है जी। इसमें सम टाइम स्टूडेंट जो होते हैं वो कुछ अजीब सी रिकमेंडेशन दे देते हैं, आपने उसको अवॉइड करना है। वो कहते हैं अच्छा सर, अगर क्लाइंट के स्पाउस के पास ऑडिटर के स्पाउस के पास शेयर्स हों तो क्या उसको अपॉइंट किया जा सकता है? okay, बिल्कुल किया जा सकता है। क्या करना चाहिए? एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट डिस्क्लोज कर दें और विद इन 90 डेज डिस्पोज। तो वो कहते हैं अच्छा सर एक और भी तो तरीका है, क्या स्पाउस को छोड़ दें? तो वो उसे हम प्रैक्टिकल, लीगली तो सही है ये तरीका, लेकिन हम उसे प्रैक्टिकेबल नहीं मानते, इसलिए एग्जाम में इस तरह की कोई रिकमेंडेशन हमें नहीं देनी चाहिए। स्पाउस को कवर किया, और याद रखिए इसमें हमने स्पाउस और माइनर किन किन डिस्कस करते हुए किन किन रिलेटिव्स को कवर कर रहे हैं इनके ऊपर आपने फोकस रखना है। स्पाउस को कवर किया, माइनर चाइल्ड को, फादर को कवर नहीं किया, मदर को कवर नहीं किया, ब्रदर सिस्टर को कवर नहीं किया। फिर और 90 डेज एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट है, बाद में नहीं है। और एसोसिएटेड कंपनी, अच्छा आपको याद है सम टाइम एग्जाम में टर्म यूज कर देता है एसोसिएटेड कंपनी। सम टाइम ये एसोसिएटेड कंपनी की टर्म नहीं यूज करेगा, लेकिन कोई ऐसी इंफॉर्मेशन देगा जिससे पता चल जाएगा एसोसिएटेड कंपनी है। जैसे कहेगा होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है। जैसे कहेगा एक डायरेक्टर है, वो दोनों कंपनीज में डायरेक्टर है। ठीक है, जैसे कहेगा एक कंपनी है, उसने दूसरी कंपनी में 30% इन्वेस्टमेंट किया है, तो इन्वेस्टमेंट कंपनी की डेफिनेशन हमें याद होनी चाहिए। सम टाइम वो केस स्टडी में क्लियरली कह देता है एसोसिएटेड कंपनी, और सम टाइम क्लियरली नहीं कहता, लेकिन कोई इंफॉर्मेशन देता है जिससे हमने कंक्लूड करना होता है कि वो एसोसिएटेड कंपनी है कि नहीं है जी। तो एक बंदा एक कंपनी में डायरेक्टर, दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर, क्या दोनों कंपनी एसोसिएटेड हैं? एक बंदा एक कंपनी में डायरेक्टर, दूसरी में नॉमिनी डायरेक्टर। फिर हाँ, क्योंकि नॉमिनी डायरेक्टर एक्सेप्शन है, याद है आपको? ये नॉमिनी डायरेक्टर वाली बात याद रखनी है खास तौर पे आपने। नेक्स्ट, इंडेटेड। ऑडिटर को, जिस पर्सन जो को ऑडिटर अपॉइंट किया जा रहा है, इसे कंपनी का इंडेटेड नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये में रखिएगा, ये जो हमने डिस्क्वालिफिकेशन की कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं ना, ये उस कोशिश किया हमने उसी तरतीब से सिखाए जिस तरतीब से आईकैप चेक फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्टिंग है, जो यानी जो प्रोविजन आईकैप ने कंडीशन सबसे ज्यादा दफा टेस्ट की है वो सबसे पहले, फिर जो उससे कम टेस्ट किया वो उसके बाद। तरतीब का ये मतलब नहीं है कि अब ये टेस्ट कर लिए तो आइंदा ये टेस्ट करेगा, नहीं, उसमें तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी आईकैप कोई भी कंडीशन टेस्ट कर सकता है, लेकिन हमने तरतीब इसलिए हासिल लाई है जो कंडीशन पास में सबसे ज्यादा टेस्ट की हुई है वो पहले, फिर उसके बाद दूसरे नंबर वाली, फिर तीसरे। तो इसीलिए आपको लगेगा कि शायद जो शुरू वाली प्रोविजन है वो ज्यादा मुश्किल है। उनकी रीजन यही होगी कि वो आईकैप ने सबसे ज्यादा दफा टेस्ट किए हुए हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि जितनी भी पॉसिबल सिचुएशंस हैं वो सारी की सारी डिस्कस हो जाए, ताकि केस स्टडी को सॉल्व करते हुए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरी चीज, इंडेटेड। इंडेटेड का मतलब क्या है? मकरूज, कि मकरूज नहीं होना चाहिए। अच्छा, किसको मकरूज नहीं होना चाहिए? ऑडिटर को। किसका मकरूज नहीं होना चाहिए? क्लाइंट को, कंपनी का। ये बेसिक प्रोविजन है कि ऑडिटर को इंडेटेड नहीं होना चाहिए अपने क्लाइंट का। लेकिन इसके भी दो एक्सेप्शंस हैं, यानी दो एक्सेप्शन, दो सिचुएशन ऐसी हैं जिनमें ऑडिटर को क्लाइंट का इंडेटेड नहीं माना, हालांकि उसने क्लाइंट के पैसे देने होंगे,
लेकिन उसका इंडेटेड नहीं माना जाएगा। वो दो कंडीशन कौन सी है? पहले, अगर यूटिलिटी कंपनी का बिल अदा ना किया हो 90 डेज तक। यूटिलिटी कंपनी कौन सी होती है? पानी, बिजली, गैस, टेलीफोन, इंटरनेट वगैरह जो है, ये भी आप उसमें कवर कर सकते हैं, ये यूटिलिटी कंपनी। अगर किसी यूटिलिटी कंपनी का बिल पेंडिंग है 30 डेज तक, 60 डेज तक, तो कोई इशू नहीं है। 90 डेज तक भी कोई इशू। 90 डेज से जैसे ही ज्यादा हुआ तो फिर लॉ कहता है फिर ये इंडेटेडनेस क्रिएट हो गई। अब देखिए, अगर एक कंपनी का बिल जो है, हमने सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन SNGPL का बिल जो है वो 60 दिन तक नहीं दिया, तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो हम उसके देनदार हैं, इंडेटेड है। लेकिन लॉ कहते हैं इसको हम नॉर्मल पीरियड कंसीडर करेंगे, क्योंकि हो जाता है बाज़ औक़ात बिल जमा नहीं करवा पाते किसी वजह से, मसरूफियात की वजह से। कहता है 90 डेज तक कोई इश्यू नहीं, लेकिन अगर 90 डेज से ज्यादा हो जाए तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इंडेटेडनेस की दूसरी एक्सेप्शन क्या है कि अगर क्रेडिट कार्ड, किसी बैंक से क्रेडिट कार्ड लिया हो और उस क्रेडिट कार्ड पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1 मिलियन से ज्यादा हो जाए, 1 मिलियन मतलब 10 लाख। अगर किसी बैंक से कोई क्रेडिट कार्ड लिया हो और उस पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट 10 लाख से ज्यादा हो जाए तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। हाँ, अगर अमाउंट 10 लाख से कम है, 10 लाख से कम है तो फिर वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। सोचें, अगर बैंक से क्रेडिट कार्ड लिया, उसके ऊपर आउटस्टैंडिंग अमाउंट 6 लाख है, टेक्निकली स्पीकिंग ऑडिटर इंडेटेड है, बैंक का देनदार है, उसे 6 लाख रुपया देना है। लेकिन लॉ कहते हैं इसको हम नॉर्मल ट्रांजैक्शन समझते हैं 10 लाख तक। हाँ, अगर 10 लाख से ज्यादा बैलेंस हो जाए, ओवरड्यू हो जाए, तो उस सूरत में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो इंडेटेडनेस में मैंने आपको 2 एक्सेप्शन बताई। एक, यूटिलिटी बिल पेएबल, उसकी लिमिट क्या है? अप टू 90 डेज, वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं समझी जाएगी, 90 डेज से ज्यादा हो जाए समझी जाएगी। और दूसरा क्या बताया? अमाउंट पेएबल ऑन क्रेडिट कार्ड, कि क्रेडिट कार्ड पे अगर अमाउंट 10 लाख तक की है तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, 10 लाख से ज्यादा होगी तो डिस्क्वालिफिकेशन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और समझिए, यहाँ पे जिस कंपनी का बिल या क्रेडिट कार्ड पे नहीं किया, डिस्क्वालिफिकेशन उसी कंपनी के लिए होगी, बाकी के लिए नहीं। जैसे मैंने बैंक ऑफ पंजाब से क्रेडिट कार्ड लिया और 15 लाख रुपया उसके ऊपर आउटस्टैंडिंग है, क्या मैं बैंक ऑफ पंजाब का ऑडिट कर सकता हूं? मैं नहीं कर सकता। क्या मैं फैसल बैंक का कर सकता हूं? हाँ, उसका कर सकता हूं। ठीक है, तो इसी तरह यूटिलिटी कंपनी वाले का केस होगा जी। इंडेटेडनेस वाली बात। अच्छा, अब देखिए, मुझे ये बताइए कि क्या हमने इंडेटेडनेस में ये बात पढ़ी कि स्पाउस और माइनर चाइल्ड जो है ये भी शामिल है, इन्होंने अगर लोन लिया हो? नहीं, शेयर होल्डिंग में पढ़ी थी। तो लॉ का रूल होता है, याद रखिए कि जो कंडीशन जहां लिखी होती है हमने उसे वहीं पे अप्लाई करना है, अपनी कॉमन सेंस की मदद से उसे ऊपर नीचे नहीं करना। तो हमने शेयर होल्डिंग वाली में तो स्पाउस और माइनर चाइल्ड के बारे में पढ़ा, इंडेटेडनेस के बारे में नहीं पढ़ा। तो मुझे बताइए, अगर ऑडिटर की स्पाउस के पास शेयर्स हों, ऑडिटर की स्पाउस के पास शेयर्स हों, तो बताइए क्या ऑडिटर की स्पाउस ने लोन लिया हो, ऑडिटर की स्पाउस ने बैंक ऑफ पंजाब से लोन लिया हो, क्या ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि इंडेटेडनेस वाली प्रोविजन में स्पाउस कवर नहीं होते। और अगर जिस फर्म जो ऑडिटर है, ऑडिट फर्म में एक लोग होते हैं, देखिए अगर तो सोल प्रोप्राइटर है या पार्टनर है तो पार्टनर्स उनके मालिक होंगे, उन्होंने आगे कुछ एम्प्लॉइज रखे होते हैं, मैनेजर्स वगैरह। क्या अगर किसी, ये जो जितनी भी लीगल प्रोविजन है ध्यान में रखिएगा, ये सारी की सारी ओनर्स या पार्टनर्स के लिए हैं। जो उनका जूनियर स्टाफ होता है जैसे मैनेजर्स वगैरह, उन पे लॉ अप्लाई नहीं होता। यानी अगर किसी मैनेजर ने शेयर्स खरीदे हैं या किसी मैनेजर ने लोन लिया है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर किसी पार्टनर ने शेयर्स खरीदे या लोन लिया फिर इशू होगा। तो हमारी जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ
पार्टनर या सोल प्रोप्राइटर के लिए है, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर है तो उसके लिए, पार्टनर्स है तो उसके लिए, और पार्टनर्स है तो सबके लिए। डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सबके लिए होता है। प्रैक्टिकली होता क्या है, अगर एक फर्म के 5 पार्टनर्स हैं तो एक कंपनी का ऑडिट एक ही पार्टनर करता है। पार्टनर ए किसी और कंपनी का ऑडिट करेगा, बी किसी और का, सी किसी और का। एक कंपनी में 2 ऑडिटर्स इन्वॉल्व, 2 पर्सन, 2 पार्टनर्स इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन ये डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया याद रखें, ये सारे पार्टनर ने फुलफिल करना है। इसका मतलब ये हुआ, अगर बैंक ऑफ पंजाब से लोन लिया है पार्टनर ए ने, ऑडिट करेगा पार्टनर सी। पार्टनर सी ने बैंक ऑफ पंजाब से लोन नहीं लिया, क्या ये फर्म ऑडिटर अपॉइंट हो सकती है? अब सब है नहीं, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सारे के सारे फर्म, सारे के पार्टनर्स ने मीट करना होता है। इंडेटेड वाली बात क्लियर हो गई? तो मुझे बताइए, अगर समझ आया तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर कितनी अमाउंट थी? 1 मिलियन, 10 लाख। इसमें रिलेटिव कौन कौन सा कवर होता था? कोई भी नहीं। अच्छा मुझे बताइए, अगर बैंक ऑफ पंजाब 10 पार्टनर है फर्म के, बैंक ऑफ पंजाब से क्रेडिट कार्ड लिया, हर क्रेडिट कार्ड पे जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है वो है 9,90,000, 9,90,000, और टोटल 10 क्रेडिट कार्ड है, टोटल कितनी अमाउंट हो गई? ये तो 99 लाख हो गई। तो मुझे ये बताइए, क्या ये फर्म ऑडिटर अपॉइंट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। रीजन क्या है? इसलिए कि इंडिविजुअली हर एक पार्टनर जो है वो क्वालिफाइड है, ठीक है। तो ये जो हमने अमाउंट देखनी है ये इंडिविजुअल क्रेडिट कार्ड्स पे देखनी है, स्पाउस इसमें कवर नहीं होती। और अगर 20 पार्टनर है, फर्ज कीजिए उनके पास 20 कार्ड है, तो हमने हर एक कार्ड पे अमाउंट देखने हैं। अगर इंडिविजुअली हर पार्टनर क्वालिफाइड तो कलेक्टिवली फर्म भी क्वालिफाइड, और अगर एक भी पार्टनर डिस्क्वालीफाई हो गया तो सारी फर्म डिस्क्वालीफाई हो गई। फिर बताइए, अगर एक भी पार्टनर डिस्क्वालीफाई हो गया तो फर्म डिस्क्वालीफाई हो गई। अच्छा, किसी पार्टनर ने लोन लिया अपना घर बनाने के लिए, लोन लिया, लोन की अमाउंट है 2.5 लाख, क्या ये फर्म ऑडिटर अपॉइंट हो सकती है? नहीं हो सकते। सुन हैरान था, कहता सर वो क्रेडिट कार्ड में 10 लाख की अमाउंट की लिमिट थी, तो ये तो सिर्फ 2.5 लाख लोन लिया है। याद रखें, जो 10 लाख वाली लिमिट है वो लिमिट सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड के लिए है। जो 10 लाख वाली लिमिट है किसके लिए? मैंने आपको बताया था, लॉ की जो प्रोविजन जहां जैसे लिखी है हमने उसे वही अप्लाई करना है, अपनी कॉमन सेंस हमने नहीं लगानी। तो उन्होंने एक्सेप्शन दी तो सही इंडेटेडनेस में, 2 केसेस में। कौन कौन से? यूटिलिटी कंपनी में और क्रेडिट कार्ड में। यूटिलिटी कंपनी में डेज दिए 90, क्रेडिट कार्ड में अमाउंट दी 1 मिलियन। हमने इन एक्सेप्शंस को इसी तरह से अप्लाई करना। इंडेटेडनेस वाली बात क्लियर हो गई? चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। ये आगे मजीद 2 हमसे रेलिवेंट नहीं है, इनको छोड़ दीजिए। ये वाले कंसेप्ट क्लियर। फिर तीसरा, अच्छा ये वाली दोनों चीजें जो हैं, पहली और दूसरी रिक्वायरमेंट, ये डिफिकल्ट थी, तो मैं चाह रहा हूं थोड़ी सी क्विक रिवीजन कर दें। पहली वाली प्रोविजन क्या थी कि अगर एक पर्सन या उसके स्पाउस या माइनर चाइल्ड के पास शेयर्स हों उस कंपनी के या उसकी किसी एसोसिएटेड कंपनी के, तो वो ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है, प्रोवाइडेड एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट शेयर को डिस्क्लोज करे और विद इन 90 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट उनको डिस्पोज कर दे, ट्रांसफर कर दे, किसी और को सेल कर दे। फिर इसके बाद तीसरा कंसेप्ट है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट समझने के लिए ये मैं ये थोड़ी सी जगह यूज कर रहा हूं, क्योंकि हमारे पास प्लेस नहीं है उधर। ये है, फर्ज कीजिए एक कंपनी है पेडिसियल, एक कंपनी है पेडिसियल, इसका एक एम्प्लॉय है मिस्टर ए और ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मिस्टर ए एम्प्लॉय है,
क्या ये पीटीसीएल का ऑडिट कर सकता है? क्या ये इंडिपेंडेंट है? जवाब है नहीं है। अच्छा, ये फर्ज कीजिए ये आगे पार्ट टाइम में कोई जॉब करता है और आगे फर्दर उस पार्ट टाइम बिजनेस में ए के साथ इसका एक और पार्टनर भी है मिस्टर पी, और इन लोगों ने एक एम्प्लॉय रखा है मिस्टर ई। ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है। अब देखिए डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, ए को हम कह देते हैं डायरेक्ट एम्प्लॉय ऑफ पीटीसीएल। ये हमने खुद से नाम रखा हुआ, समझने लॉ में नाम नहीं लिखा हुआ। लॉ में थोड़ा मुश्किल करके डिफाइन करता है, वो मैं आपको भी समझाता हूं लॉ क्या कहता है। इसको ए को कह देते हैं हम डायरेक्ट एम्प्लॉय ऑफ पीटीसीएल, और पी और ई को कह देते हैं इनडायरेक्ट एम्प्लॉय ऑफ पीटीसीएल। ठीक है, वरना असल में लॉ जो है वो मिस्टर ए को कहता है एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, और पी और ई को कहता है पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। तो ये प्रवीण समझना थोड़ी सी फिर मुश्किल हो जाता है इन अल्फाज के साथ। तो हमने आसानी के लिए क्या कह दिया, डायरेक्ट एम्प्लॉय, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय। डायरेक्ट एम्प्लॉय के बारे में लॉ क्या कहता है? वो कहता है कि जी डायरेक्ट एम्प्लॉय करंट कैपेसिटी में ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता, यानी जब तक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयमेंट छोड़ दे फिर भी 3 साल तक ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। मिस्टर ए जो कंपनी का डायरेक्ट एम्प्लॉय है, ये जब तक एम्प्लॉय है तब तक भी ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता, एम्प्लॉयमेंट छोड़ दे उसके बाद भी ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। पी और ई जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉय है पीटीसीएल के, यानी मिस्टर ए के आगे पार्टनर और एम्प्लॉय है, ये डायरेक्टली पीटीसीएल से इनका ताल्लुक नहीं है, ई के थ्रू है, ए के थ्रू है। ये जो पी और ई हैं, ये जब तक ए के पार्टनर या एम्प्लॉय ए के साथ हैं, ये पीटीसीएल का ऑडिट नहीं कर सकते। जैसे ही ये ए को छोड़ देंगे, ए को, ये अगले ही दिन पीटीसीएल का ऑडिट कर सकते हैं। यानी बेसिक डिफरेंस क्या निकला, ए के लिए 3 साल की कंडीशन है जो कि पी और ई के लिए नहीं है। भाई ये बात कुछ समझ आई? ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ डायरेक्ट एम्प्लॉय भी, एक पर्सन जो कि डायरेक्ट एम्प्लॉय है कंपनी का, वो भी ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता, और जो इनडायरेक्ट है, लेकिन फर्क क्या दोनों में? हाँ, डायरेक्ट जो है वो 3 साल के लिए भी डिस्क्वालिफाइड है, इनडायरेक्ट सिर्फ करंट कैपेसिटी के लिए डिस्क्वालिफाइड है। यहां तक क्लियर? अभी तक हमने कितनी प्रोविजंस पढ़ ली? 4। पहली कौन सी थी? शेयर होल्डिंग की। दूसरी कौन सी थी? इंडेटेड की। तीसरी एम्प्लॉयमेंट वाले। ठीक है, इसमें करंट एम्प्लॉय जो है उसकी भी डिस्क्वालिफिकेशन, और जो एम्प्लॉयमेंट छोड़ दे फिर भी 3 साल के लिए, और जो आगे उस एम्प्लॉय का फर्दर पार्टनर या एम्प्लॉय है वो सिर्फ करंट कैपेसिटी के लिए डिस्क्वालिफाइड है। अगर वो छोड़ दे, रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए, तो वो अगले ही दिन अपॉइंट हो सकता है। 5th, स्पाउस ऑफ पार्टनर इज डायरेक्टर। 3 लफ्ज हैं, स्पाउस ऑफ पार्टनर इज डायरेक्टर, तो अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। स्पाउस ऑफ पार्टनर इज, तो इस सूरत में तीनों अल्फाज आपने मैच करने हैं, स्पाउस, पार्टनर, डायरेक्टर। एग्जाम में वो थोड़ा घुमाएगा, वो कहेगा पार्टनर की स्पाउस है, क्लाइंट में मैनेजर है, अपॉइंटमेंट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर स्पाउस ऑफ मैनेजर इज डायरेक्टर, फिर भी हो सकती है। वो कहेगा सिस्टर ऑफ पार्टनर इज डायरेक्टर, फिर भी हो सकती है। तो अपॉइंटमेंट कब नहीं हो सकती? जब तीनों चीजें इकट्ठी होंगी। स्पाउस ऑफ पार्टनर इज डायरेक्टर, स्पाउस ऑफ मैनेजर कर सकती है, ऑडिटर अपॉइंट हो सकते है कि नहीं? स्पाउस, सिस्टर ऑफ पार्टनर, अच्छा अगर कहते स्पाउस ऑफ पार्टनर इज डायरेक्टर, ना कहे चीफ एग्जीक्यूटिव कह दे,
फिर भी नहीं हो सकती, क्योंकि हमें पता है चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, उसके ऊपर प्रोविजन सारी वैसी लगती हैं जैसे डायरेक्टर्स के ऊपर लगेंगे। 5 प्रोविजंस हो गई। इसके बाद आगे आसान वाली हैं। मैं चाह रहा हूं आगे चलने से पहले जरा रिवीजन कर लूं, क्योंकि कंसेप्ट टेक्निकल है, मुश्किल है थोड़ा, इसीलिए बार बार रिवीजन कर रहा हूं ताकि जहन में बैठ जाए। कंसेप्ट क्या था कि कौन सा पर्सन ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है। लॉ ने हमें ये क्राइटेरिया 2 तरह से दिया, एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है? वो चीजें जो कि ऑडिटर में मौजूद होना जरूरी हैं। डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है? वो चीजें जो मौजूद ना होना जरूरी है, ना होना जरूरी है। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है कि 3 तरह की कंपनीज का ऑडिटर सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। कौन कौन सी? पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडी ऑफ पब्लिक कंपनी, या आर प्राइवेट कंपनी विद पेड अप कैपिटल ऑफ 3 मिलियन आर और इसका ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। और जो बाकी की कंपनीज हैं उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी हो सकता है। फिर इसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की तरफ आते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया का मतलब वो चीजें जो ना होना जरूरी है। सबसे पहले सबसे ज्यादा टेस्ट होने वाली डिस्क्वालिफिकेशन शेयर होल्डिंग। इसमें क्या लीगल प्रोविजन है कि अगर कोई पर्सन या उसका स्पाउस या माइनर चाइल्ड के पास शेयर्स हैं क्लाइंट के या उसकी किसी एसोसिएटेड कंपनी के, वो ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हैं। शर्त ये है कि एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट डिस्क्लोज करें और विद इन 90 डेज डिस्पोज कर दें शेयर्स को। अच्छा, एक क्वेश्चन में उसने कहा ऑडिटर की स्पाउस के पास क्लाइंट के शेयर्स थे और उसने अपॉइंटमेंट के वक्त डिस्क्लोज किया विद इन 30 डेज सिस्टर को सेल कर दिए, पार्टनर की सिस्टर को, तो सेल हो गए, तो क्या अपॉइंटमेंट हो सकती, वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। एक और क्वेश्चन में उसने कहा अपॉइंटमेंट के वक्त सिस्टर के पास शेयर्स थे, पार्टनर की सिस्टर के पास शेयर्स थे, अपॉइंटमेंट के बाद विद इन 30 डेज उसने स्पाउस को सेल कर दिया, अब अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती है। जिस वक्त अपॉइंटमेंट हो रही थी वो तो ठीक था, लेकिन जैसे ही स्पाउस को शेयर सेल किए वो अपॉइंटमेंट अब नहीं हो सकती, डिस्क्वालीफाइड हो गया। अब ये चूंकि बाद में शेयर जो है वो ट्रांसफर हुआ है, अब 90 डेज की रिलैक्सेशन भी नहीं मिलेगी। तो ये हो गया हमारा शेयर होल्डिंग के प्रोविजन। नेक्स्ट इंडेटेड वाली। इंडेटेड का मतलब क्या है? मकरूज नहीं होना चाहिए। बल्कि किसको मकरूज नहीं होना चाहिए? ऑडिटर। किसका नहीं होना चाहिए? क्लाइंट का। यहां पे जहन में रखिएगा, ऑडिटर को कह रहा है मकरूज, क्लाइंट को नहीं कह रहा। इसका मतलब है क्लाइंट जो है वो मकरूज हो सकता है, कंपनी मकरूज हो सकती है, ऑडिटर को मकरूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके 2 एक्सेप्शंस हैं। पहले एक्सेप्शन यानी 2 सिचुएशंस में ऑडिटर को इंडेटेड नहीं समझा जाएगा। पहली सिचुएशन एग्जांपल क्या है? क्रेडिट कार्ड अप टू 1 मिलियन तक नहीं समझा जाएगा, डिस्क्वालीफाइड। और दूसरा यूटिलिटी बिल अनपेड अप टू 90 डेज तक नहीं समझा जाएगा। हाँ, अगर इन दोनों लिमिट से एक्सीड करते हैं, एक अमाउंट में लिमिट, एक डेज में एक्सीड करते हैं, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और एक पार्टनर भी डिस्क्वालीफाई हुआ तो सारी फर्म डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। फिर इसके बाद अगर कोई पर्सन कंपनी का डायरेक्टर ऑफिसर या एम्प्लॉय है, डायरेक्टर, वैसे डायरेक्टर ऑफिसर भी एक तरह से एम्प्लॉय होते हैं, इसलिए हम नॉर्मली एम्प्लॉय का वर्ड सिर्फ यूज करते हैं कंसेप्ट समझने की हद तक, लेकिन जो कंप्लीट फ्रेज यूज किया लॉ ने वो ये है डायरेक्टर ऑफिसर या एम्प्लॉय। अगर कोई पर्सन कंपनी का डायरेक्टर ऑफिसर या एम्प्लॉय है तो वो कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट करंट कैपेसिटी में भी नहीं, और अगर एम्प्लॉयमेंट छोड़ दे फिर भी 3 साल के बाद हो सकता है। लेकिन अगर कोई पर्सन पार्टनर या एम्प्लॉय है, किसका? ऑफिसर, डायरेक्टर या एम्प्लॉय ऑफ कंपनी का। अगर कोई पर्सन पी और ई, अगर कोई पर्सन पार्टनर या एम्प्लॉय है, किसका? ऑफिसर, डायरेक्टर और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी का, तो वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। हाँ, अगर ये रिलेशनशिप ब्रेक कर दे, छोड़ दे एम्प्लॉय को, तो फिर वो अगले ही दिन हो सकता है, फिर 3 साल वाली कंडीशन नहीं होगी। ये थी हमारी। और फिर इसके बाद स्पाउस ऑफ पार्टनर इज डायरेक्टर, ये भी ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकती। ये थी हमारी जो सबसे ज्यादा ICAP टेस्ट करता है। अब आगे चलते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट किसको कहते हैं? कंपनी को।
याद रखें, जो ऑडिटर्स होते हैं ये सोल प्रोप्राइटरशिप के तौर पे बिजनेस कर सकते हैं, पार्टनरशिप के तौर पे कर सकते हैं, कंपनी के तौर पे ये ऑडिट नहीं कर सकते। यहाँ पे बिजनेस से मुराद ऑडिट करना है। हाँ, अगर ऑडिट नहीं करना, कोई और काम करना है, तो फिर चाहे जितनी मर्जी कंपनीज बने। क्या कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी बना सकता है अपने? बना सकता, पाबंदी कोई नहीं, लेकिन अगर कंपनी बनाता है तो फिर वो ऑडिट नहीं कर सकता। ठीक, तो बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा, अब देखिए, मुझे बताइए क्वेश्चन में हमें कैसे पता चलेगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन उसने दी है वो बॉडी कॉर्पोरेट है कि नहीं, कंपनी है कि नहीं? क्वेश्चन में क्लियरली नहीं लिखा होगा, कंपनी के नाम से पता चलेगा। हाँ जी, जैसे ही मैं एक टर्म आपके सामने, ये एक नाम है एक फर्म का जो कि ऑडिट करते हैं, एएफ फर्गूसन एंड कंपनी, आगे लिखा होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। बताइए क्या ये एक कंपनी है कि नहीं? कैसे पता चला? भाई नाम में तो आ रहा है कंपनी। याद रखिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है कि नहीं, ये हमें नाम देख के पता चलेगा, लेकिन नाम में किस लफ्ज से? लफ्ज कंपनी से नहीं, लफ्ज लिमिटेड से। अगर नाम में लफ्ज लिमिटेड है तो इसका मतलब है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी है। अगर नाम में लफ्ज लिमिटेड नहीं तो इसका मतलब है वो कंपनी ना है। फिर इसके बाद प्रोवाइडेड गारंटी। अगर किसी पर्सन ने कंपनी को, बैंक को गारंटी दी है, ठीक है, तो लॉ कहता है ये भी लोन ही समझा जाएगा। यानी फर्ज कीजिए इन भाई ने बैंक ऑफ पंजाब से लोन लिया, ये बैंक ऑफ पंजाब के ऑर्डर पॉइंट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अच्छा, अब अगर लोन लिया, इन्होंने लिया किसी और ने, इन्होंने बैंक ऑफ पंजाब को गारंटी दी कि अगर ये लोन रीपे नहीं करेगा तो मैं करूंगा, ये गारंटी होती है। क्या अब ये ऑर्डर पॉइंट हो सकते हैं? लॉ कहता है नहीं। लॉ कहता है ये वैसे लोन लिया था नहीं उसने, लेकिन किसी भी वक्त ये बंदा डिफॉल्ट कर सकता है। अगर डिफॉल्ट किया तो फिर पैसे इसको देने पड़ेंगे। तो हम इतना रिस्क नहीं ले सकते कि ऑडिट जो है वो तकरीबन कंप्लीट होने वाला हो, ये बंदा डिफॉल्ट करे, ये इंडेटेड हो जाए और फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाए और फिर सारा काम शुरू से करना पड़े। कहता है नहीं, इसीलिए जो गारंटी देगा वो भी डिस्क्वालीफाई। और फिर कन्विक्टेड ऑफ फ्रॉड। अगर किसी को पिछले 10 सालों में फ्रॉड की वजह से सजा मिली है, किसकी वजह से? कब? 10 साल। पिछले 15 सालों में सजा मिली है। 15 साल पहले सजा मिली थी, 5 साल पहले सजा मिली थी। अच्छा, 5 साल पहले सजा मिली थी फॉर एग्जाम्पल कत्ल की, हो सकता है, क्योंकि मैं बताया लीगल प्रोविजन जो जहां है वैसे अप्लाई करेगी। सिर्फ फ्रॉड के केस में उन्होंने कहा और 10 साल की लिमिट दे जी। नहीं, अच्छा, इसके अलावा और कुछ और भी उसने 2 डिस्क्वालिफिकेशन जो हैं वो मेंशन किए हैं। वो सिर्फ याद करने वाली है, उनको समझने की कोशिश हरगिज नहीं करनी, उनको समझने की कोशिश हरगिज नहीं करनी, लेकिन याद कर लेनी है। अगर आईकैप हमसे पूछे कि जी डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बताइए तो हम सारी लिख देंगे, लेकिन जो केस स्टडीज वाली मैक्सिमम सिचुएशंस थे वो मैंने कोशिश किया लेक्चर में ही कवर कर दूं ताकि आपको केस स्टडीज अटेम्प्ट करते हुए प्रॉब्लम ना आए। मुझे बताइए यहां तक बातें सारी समझ आ गई? कोई प्रॉब्लम या कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, वैसे थोड़ा सा ओवरबर्डन हो गए होंगे, मुझे इस चीज का अंदाजा है, क्योंकि कंसेप्ट थोड़ा सा टेक्निकल था। ठीक है, अब आप ऐसा कीजिए कि 2-3 मिनट की ब्रेक ले लीजिए। इसके बाद ये कंसेप्ट है छोटा सा, कोई ये 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक दफा थोड़ा रिफ्रेश हो जाएं और रिवीजन इसकी करना चाहें तो कर लीजिएगा। तो 2 मिनट के लिए आपके पास रीडिंग टाइम है, इसकी रीडिंग कर लीजिए।
42 है ना। जी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए वन बाय वन। फिफ्थ पॉइंट, स्पाउस ऑफ पार्टनर इज डायरेक्टर। देखिए, अगर फर्ज कीजिए एक बंदा जो है वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है और उसकी वाइफ किसी कंपनी में डायरेक्टर है, क्या अब ये बंदा उस कंपनी का ऑडिट कर सकता है जिसमें उसकी स्पाउस डायरेक्टर है? हमारी कॉमन सेंस कहती है कि नहीं, वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, इसे ऑडिट नहीं करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर पार्टनर की स्पाउस डायरेक्टर है किसी कंपनी में तो उस कंपनी के लिए वो डिस्क्वालीफाइड। अब बाकी दूसरी कंपनीज का ऑडिट कर सकता है, लेकिन अगर पार्टनर की स्पाउस उस दूसरे क्लाइंट में डायरेक्टर नहीं, कोई एम्प्लॉय है, फिर हो सकता है। अच्छा, सोच जहन में बात आती है कि ऑडिटर तो उस वक्त भी इंडिपेंडेंट नहीं होगा, इंडिपेंडेंट, लेकिन लॉ ने इस चीज को मना नहीं किया, इसलिए हमें इसके ऊपर सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो उस समय इंडिपेंडेंट, लेकिन चूंकि वो की पोजीशन, बड़ी पोजीशन पर नहीं है, तो लॉ कहता है ये इशू तो है लेकिन छोटा मोटा इशू है, इसकी इजाजत दे दी। लेकिन अगर डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो उस सूरत में उन्होंने कहा कि अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। क्लियर हो गया ये? तो इसमें हमने तीन चीजें मैच करनी है एग्जाम क्वेश्चन में, स्पाउस, पार्टनर, डायरेक्टर। अगर वो कहता है जी मैनेजर है फर्म में कोई, उसकी वाइफ क्लाइंट में डायरेक्टर है, वो कर सकते हैं, इसलिए कि स्पाउस तो की पोजीशन पे है, लेकिन जैसे जो हस्बैंड है वो की इतनी की पोजीशन पे नहीं है कि बेनिफिट दे सके। ठीक है जी, स्पाउस ऑफ पार्टनर इज डायरेक्टर। ये क्लियर हो गया जी? और कोई क्वेश्चन? जी मेरे भाई। बिजनेस रिलेशनशिप वाला किधर लिखा हुआ है? हाँ, अदर्स।
देखिए बिजनेस रिलेशनशिप वाला मैंने आपको बताया कि वो अभी आपने याद करना है सिर्फ, ठीक है। उसकी केस रटा लगाना है, उसको समझने की जरूरत नहीं है, वो केस स्टडी में उसकी एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। उनको एज इट इज याद कर लीजिए, ये जो अदर्स में मैंने लिखा हुआ है ना, ठीक है, उनकी केस स्टडी एप्लीकेशन नहीं, आपने एज इट इज याद कर लेना उसको, लेकिन छोड़ना भी नहीं है, इसलिए कि आई क्या है वो रटे वाले क्वेश्चन में हमसे पूछ सकता है उसके बारे में। हाँ, डायरेक्टर्स में क्या नॉमिनी डायरेक्टर इंक्लूड है, यहाँ पे बात हुई थी डायरेक्टर्स की, ठीक है। 5 में स्पाउस और पार्टनर इज डायरेक्टर, तो इसमें याद रखे डायरेक्टर बिल्कुल शामिल है, जैसे नॉमिनी डायरेक्टर भी शामिल है। नॉमिनी डायरेक्टर सिर्फ या अच्छा, ये गौर से समझ लीजिए इस पॉइंट को, नॉमिनी डायरेक्टर इसके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन वाली कंडीशन नॉमिनी डायरेक्टर पे भी लगेगी। नॉमिनी डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर्स की तरह डिस्क्वालिफाइड है, लेकिन याद रखे वो एसोसिएटेड कंपनी के लिए एक्सेप्शन है। यानी जब हम ये डिसाइड कर रहे होंगे कि दो कंपनीज आपस में एसोसिएटेड है कि नहीं, तब नॉमिनी डायरेक्टर को कंसीडर नहीं करना। एसोसिएटेड वाले केस में एक्सेप्शन है, जब हम ये डिसाइड कर रहे होंगे दो कंपनी एसोसिएटेड है कि नहीं, तब नॉमिनी डायरेक्टर एक्सेप्शन है। लेकिन जब हम ये डिसाइड कर रहे होंगे कोई पर्सन डिस्क्वालिफाइड है कि नहीं, तो फिर नॉमिनी डायरेक्टर एक्सेप्शन नहीं है। नॉमिनी डायरेक्टर और दूसरे डायरेक्टर दोनों एक ही तरह से फिर ट्रीट किए जाते हैं, दोनों डिस्क्वालिफाइड होंगे, ठीक है। एक स्टूडेंट कहने लगा सर एक बंदा डायरेक्टर है कंपनी में, वो नॉमिनी डायरेक्टर है, क्या वो उस कंपनी का ऑडिट कर सकता है? मैंने कहा नहीं कर सकता। कहता नहीं सर, लेकिन आपने तो बताया नॉमिनी डायरेक्टर एक्सेप्शन होती है। मैंने कहा भाई वो एक्सेप्शन डिस्क्वालिफिकेशन के लिए नहीं बताई थी, एसोसिएटेड कंपनी के लिए बताई थी। जी कुछ क्लियर हुआ आपको? जी शेयर होल्डर और 90 डेज के अंदर उसने मेजर हो जाना हो, तो वो देखा जाएगा, उसे फिर डिस्पोज कर देने चाहिए, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, अगर विद इन, क्योंकि जब तक देखिए अपॉइंटमेंट के बाद अगर मेजर हो जाता है तो उसके ऊपर प्रोविजन ऐसे ही लगेगी जैसे कि शुरू में वो मेजर था। जी हाँ, एग्जैक्ट डायरेक्टर किसी भी किस्म का क्वेश्चन में कह दिया डायरेक्टर है तो उसे हमने सिंपल डिस्क्वालिफिकेशन के लिए उसे कंसीडर करेंगे, बिल्कुल। अच्छा सुन ले, वैसे तो हमारा प्लान था कि आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, लेकिन इसकी कुछ केस स्टडीज भी हैं, वो हमने प्रैक्टिस करनी है, और शायद पिछला लर्निंग ऑब्जेक्टिव की भी केस स्टडी नहीं हुई। हाँ जी, तो ऐसा करते हैं, जब अब कल हमने इस चैप्टर को केस स्टडीज करना ही है, तो फिर हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 9 है ये भी कल पे शिफ्ट कर लेता है। आज का लेक्चर टेक्निकल था थोड़ा, आपने घर जाके जो एंड में इसके केस स्टडीज हैं इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, ताकि कल क्लास में जब डिस्कस कर रहे हैं वैल्यूएट कर सके खुद से कितना सीखा। क्लियर हो गया? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते